अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने CSS को स्टार्ट किया और CSS कमेंट्स तक कल हमने कर लिया था। कलर को भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। आज कलर को कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। उसके बाद बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स, मार्जिन, पैडिंग्स, हाइट, विथ, बॉक्स मॉडल, आउटलाइन कोशिश करेंगे आउटलाइन तक अगर हो जाए, ठीक है। और टेक्स्ट अगर हम आउटलाइन तक कंप्लीट कर देते हैं तो स्टॉप कर जाएंगे, टेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं आउटलाइन तक करते हैं। अच्छा, CSS में किसी भी एलिमेंट को कलर करने के लिए कलर की प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं। कलर की प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? बैकग्राउंड कलर किसी भी एलिमेंट का, यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, H1 हेडिंग, ठीक है। हेडिंग को अगर फर्ज करें हमने इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है, कल मैंने बताया था। इसके लिए हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी कौन सी है? नहीं, ये वो हमारे पास तरीका था CSS लगाने का, एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन। हम अब प्रॉपर्टीज कर रहे हैं कि हमारे पास हमने क्या क्या काम करने हैं, हम किस तरह चीज़ों की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। वो कल हमने रूल सीख लिए हैं कि हमने लगाने किस तरह। अब हमने सीखनी है कि चीज़ों को हमने कलर वगैरह चेंज किस तरह करने हैं, साइज, हाइट, विथ, इस तरह की चीज़ें सीखनी है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना हो, उसके लिए हमारे पास CSS की कौन सी प्रॉपर्टी है? बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद हम उसमें कलर पास कर देंगे, कलर की वैल्यू। अच्छा, कलर हमने देखा कल 3 तरह से हम पास कर सकते हैं, 3 से 4 तरह से कल मैंने आपको बताया। कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास? एक कलर नेम के साथ, एक दूसरा रेड ग्रीन ब्लू, तीसरा हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्स कलर हम कोड पास करते हैं। और चौथा है HSL। HSL पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बाकी वो 2-3 चीज़ें सीख लेंगे। अच्छा, उसी तरह अगर हमने किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, अगर हमने सोचा अगर किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है। अगर हमने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, इटसेल्फ कलर, टेक्स्ट कलर, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी शो करवा रहा है? कलर की प्रॉपर्टी। और फिर आगे प्रॉपर्टी की वैल्यू उसने जो यहाँ पर अभी तक पास की हुई है वो नेम के साथ, कलर के नेम के साथ, बैकग्राउंड कलर, सिर्फ सिंपल कलर। अच्छा, ये CSS बॉर्डर कलर, ये बॉर्डर कलर जब हम यहाँ पर बॉर्डर में आएंगे तब हम इसको कवर करते हैं ठीक से। और जब कलर वैल्यूज जो हैं ये हम 3-4 तरह से पास कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो कलर के नेम के साथ, जिस तरह हमने यहाँ पे फर्ज करें टमाटो कलर दे दिया, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हमारे पास मेथड है RGB, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू को हम पास कर दें। तीसरा हमारे पास मेथड है हेक्स, हेक्स कलर कोड। चौथा हमारे पास मेथड है HSL, इसे कहते हैं ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। डेवलपर्स ज़्यादा जो हैं वो 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, बल्कि 3 चीज़ें भी नहीं, 2 चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। या तो RGB यूज़ करते हैं या फिर हेक्स कलर कोड यूज़ करते हैं। कलर के नेम को भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता कि डायरेक्ट कलर के नेम को बताया जाए। कुछ कलर के नेम इंसान याद रख लेता है, वरना 140 कलर के नेम नहीं, हम कलर कोड को इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। तो कलर कोड अभी करना सीख लेते हैं। साथ में इधर से ये भी ओपन कर लेते हैं ताकि साथ साथ सीखें। ये हमारे पास स्टाइल का टैग था, फर्ज करें हमारे पास इम्पोर्टेंट हेडिंग है,
डॉट इसको टारगेट किस तरह करना है? अगर मैंने इंपॉर्टेंट हेडिंग के कलर थीम कॉल हमने सीखा है। अगर मैंने इंपॉर्टेंट हेडिंग हेडिंग जो है ये वाला H1 इसके कलर वगैरह चेंज करने हैं तो मैं CSS में इसको किस तरह बुलाऊंगा, किस तरह टारगेट करूंगा? जी किस तरह करेंगे? क्या लिखूंगा मैं? डॉट क्लास का नेम क्या? जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट हेडिंग। ठीक है, उसके बाद इसके बाद इसकी डिक्लेरेशन आ गई। इस तरह से मैंने खर्च करें इसको टारगेट कर लिया। अच्छा फिलहाल हमने तरीका सीख लिया, इसको बंद कर दें। अच्छा, इसके अगर मैंने कलर को चेंज करना है, मैंने लिखा कलर। कलर मैंने अभी आपको बताया हमने कितने, यानी कि 140 कलर के नेम है, उसमें से एक अगर मैं टोमेटो यहाँ पे कलर का नेम दे दूं, ठीक है, तो ये देखें इसने कलर कौन सा कर दिया? टोमेटो। या फिर रेड दे दें तो इसने रेड कर देना, ये कलर का नेम है। ठीक है, उसने रेड कलर कर दिया। इसी तरह मैं सेम इसको दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है RGB। RGB में हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे RGB और यहाँ पे फिर उस कलर बनाने की स्कीम। ठीक है, उसमें अगर तो रेड की वैल्यू 255 हम पास कर दें, यानी कि फुल रेड कलर होने वाला है। इसमें दूसरे में ग्रीन की वैल्यू 0, यानी कि ग्रीन कलर हमने बिल्कुल यूज नहीं करना, और ब्लू भी अगर हम बिल्कुल यूज ना करें तो फिर इसने रेड ही बन जाना है। तो इस तरह से भी हम RGB कलर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रीन की वैल्यू भी कर दें 255, तो अब ये देखें ये कलर येलो बन जाएगा फिर। ठीक है, अब इसको यहाँ से पढ़ के देखते हैं कि किस तरह काम कर रही हैं चीजें। अच्छा, RGB में देखें, एन RGB कलर वैल्यू रिप्रेजेंट्स रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट सोर्सेज। RGB रेड ग्रीन और ब्लू के लाइट सोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये कलर। इन CSS a color can be specified as an RGB using this formula। फॉर्मूला क्या है? रेड ग्रीन ब्लू हमने लिखना है और इसमें रेड की लाइटनेस का कलर, ग्रीन की लाइटनेस का कलर और ब्लू की लाइटनेस का कलर। ईच पैरामीटर, जो ये तीन इसमें पैरामीटर जो हम पास कर रहे हैं, डिफाइंस द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिटवीन 0 एंड 255। 0 और 255 के दरमियान में हमने वैल्यू पास करनी है इन तीनों में। ये तीन पैरामीटर है ना, रेड ग्रीन ब्लू, हम जीरो जीरो से 255 के दरमियान ही इसमें कलर की वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255। हाँ, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कलर फिर इनवैलिड है ये प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल नीचे दे रहा है कि RGB, ठीक है, अगर तो हम 255 इस तरह से पास कर दें, ठीक है, जो भी मैंने आपको करके भी दिखाया, इज डिस्प्लेड एज रेड, तो फिर ये रेड कलर डिस्प्ले करेगा, बिकॉज रेड इज सेट टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू। क्योंकि रेड जो है वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे चला गया, एंड द अदर्स आर सेट टू जीरो, और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो जीरो ही हैं। ठीक है, अभी इसने क्या बोला था यहाँ पे ऊपर कि ये इनके लाइट रिसोर्सेज के बारे में हम इसमें वैल्यू पास करते हैं। लाइट रिसोर्सेज के हमने कौन से वैल्यू को कितना लाइट की तरफ आगे की तरफ लेकर जाना है। अगर हम 0 0 0 पास कर दें तो वो डार्कनेस की तरफ फिर चीजें आ रही हैं, वो लाइटनेस की तरफ चीजें नहीं गई। ऐसे ही है ना, रेड के हम लाइटनेस की वैल्यू पास करेंगे, 0 का मतलब वो चीज बिल्कुल डार्क है, वो चीज बिल्कुल डार्क है, वो उतना रेड लाइट में आ जाएगा। तो जब रेड की 255 यानी कि फुल इंटेंसिटी उसकी आ गई है,
तो इस तरह वो कह फिर सिर्फ हम रेड की और दूसरे की वैल्यू पास नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ एक चीज मुइस, एक चीज, जब क्या कहते हैं टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपने क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है? जब मैं आपको उसको बोलूंगा अब आप क्वेश्चन करें। अगर आप इस तरह, क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद वो चीज बतानी ही होती है इसमें लिख कर, जब मैं बता दूंगा तो आपको वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले, ठीक है? तो जिस टाइम ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और समझ ना लगे, फिर आपने वो चीज़ पूछ लेनी है, क्योंकि जब एक चीज़ आगे आने वाली है तो आपको वो चीज़ कवर हो जाएगी, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले, ठीक है? अच्छा, टू डिस्प्ले ब्लैक, तो अगर हमें ब्लैक डिस्प्ले करवाना है, सेट ऑल कलर पैरामीटर्स टू जीरो, तो जितने भी तीन कलर पैरामीटर्स थे, अगर आप तीनों को जीरो कर देंगे तो ये चीज़ ब्लैक हो जाएगी। जब हम बढ़ाते हैं तो हम उसको लाइटनेस की तरफ लेकर जाते हैं। अगर हम 0 0 0 कर देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी चीज। टू डिस्प्ले वाइट, तो वो कह रहा है कि अगर तो अब वाइट डिस्प्ले करना है आरजीबी के साथ, अगर हमने किसी भी चीज के कलर को वाइट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तीनों को हम तीनों की वैल्यू को फुल लाइट की तरफ ले जाएंगे, ठीक है? रेड की वैल्यू को भी 255, ग्रीन की वैल्यू को भी 255 और ब्लू की वैल्यू को भी 255। तो अब इस चीज ने ये कलर व्हाइट प्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि तीनों लाइट की फुल हाइट पे चले गए, फुल इंटेंसिटी पे चले गए, तीनों मिल गए हैं, तो अब ये व्हाइट कलर बन जाएगा जी, लाइट हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको एक्सपेरिमेंट उसने करके भी, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अब नीचे हम कर सकते हैं। ये देखें, ग्रीन को बिल्कुल जीरो कर दें, ब्लू को बिल्कुल जीरो कर दें, तो देखें ये कौन सा कलर शो हो रहा है, रेड। अगर हम तीनों को बिल्कुल जीरो कर दें तो अब कौन सा कलर हमारे पास आ गया, ब्लैक। अगर हम तीनों को 255 कर दें, बढ़ा दें, तो ये देखें ये हमारे पास व्हाइट कलर की तरफ लेकर आ गया, ठीक है? ये आरजीबी की वैल्यू हमने पास की। तो इस तरह से मिलके आरजीबी कलर बनते हैं। क्लियर है? लग गई समझ? अब मुझसे क्वेश्चन करें इसके तरीका। अब अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ आ रही है, अब आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? ये बेसिक तीन कलर मिलके ही सारे कलर बनते हैं। आपने ये चीज़ें स्कूल में भी आपको टीचर्स वगैरह ने बताया होगा, क्या कहते हैं कि तीन कलर्स मिला के हम किसी भी तरह का कलर जनरेट कर लेते हैं, वैल्यूज चेंज। अब जितना ज़्यादा एक मतलब आप रेड तीन कलर लें और उसको कॉपी में करना शुरू कर दें, पहले मुकम्मल रेड करें, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, उसके बाद ग्रीन कलर पकड़ें, उस रेड के ऊपर आप ग्रीन कलर से करना शुरू करें, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। उसी में आप बाद में ब्लू पकड़ के उसके ऊपर मजीद कलर करना शुरू करें, आपका कलर और चेंज हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें आपको चेंज नजर आएंगी। आरजीबी भी यूज होता है और हेक्स कलर स्कीम भी यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद आरजीबी ए, रेड ग्रीन ब्लू, और इसकी एक एक्सटेंशन है ए से अल्फा। अल्फा क्या करता है, अल्फा के साथ आप उसमें ओपेसिटी दे सकते हैं, ठीक है? उस कलर को कितने परसेंट वो डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट का पता है आपको, शफाफियत, जिस तरह शीशा एक गिलास है, ठीक है? वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी एडजेक्टिव। तो अगर हम ए की वैल्यू भी साथ पास कर दें, अल्फा की वैल्यू एक एज अ फोर्थ पैरामीटर, तो हम उसमें ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आ सकते हैं। अगर हमने उसको बिल्कुल जीरो कर दिया तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। फर्ज करें यहाँ पे रेड की वैल्यू कितनी थी, 255। तो अगर हम अल्फा को 1 कर दें,
तो यानी कि फुल चीज़ हमें नज़र आ रही है, मुकम्मल नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू को 1 ये अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है ये 0 और 1 के दरमियान में होती है। 0 और 1 के दरमियान में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह से वैल्यू हम पास कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा-सा कम कर दें 0.9 तो ये देखें, ये उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है, ओपेसिटी कम होती जा रही है। ठीक है? ये देखिए। जी, उसको उसको हल्का करता जाएगा, उस कलर को हल्का करता जाएगा। कलर को कह लें हल्का करता जाएगा। हाँ, अल्फ़ा लाज़मी नहीं है। जी, बिल्कुल फुल व्हाइट कर दी, यानी कि अब बैकग्राउंड को कलर नज़र नहीं आ रहा। क्लियर है? ये ओपेसिटी, कलर की ओपेसिटी को चेंज करता है ये। ये चीज़ हो गई क्लियर? जी, पीछे पीछे वाली चीज़ को नज़र आना शुरू हो जाती है। जी, बिल्कुल ये देखिए। इसके बैक पे क्या चीज़ है, वो चीज़ भी नज़र आना शुरू हो जाती है फिर। ये आरजीबी की समझ लग गई है? इसके बाद अब हम जल्दी से हेक्स सीख लेते हैं, हेक्स किस तरह काम करता है। अ हेक्साडेसिमल कलर इज स्पेसिफाइड विद इस तरह से, ये कोड हम लिखते हैं उसमें, ठीक है? हेक्साडेसिमल में किस तरह लिखते हैं, पहले नंबर का साइन, उसके बाद दोबारा रेड की वैल्यू, ठीक है? इसमें 6 डिजिट्स आते हैं इस कोड में, हेक्साडेसिमल कोड में। हेक्स नंबर, उसके बाद रेड की वैल्यू, बाद में ग्रीन की वैल्यू और बाद में ब्लू की वैल्यू। इसमें फर्ज करें इस तरह से हम लिखते हैं कलर। एक तो ये लिख लिया ना हमने यहाँ पे आरजीबी के साथ। अगर मैं हेक्स के साथ यही चीज करना चाहूँ, रेड कलर करना चाहूँ, तो फिर मैं किस तरह करूंगा, FF0000। देखें अब वही चीज रेड कलर मेरे पास आ गया हेक्साडेसिमल के साथ। अब हेक्साडेसिमल का फार्मूला क्या है वो हम सीख लेते हैं जल्दी से। जिस तरह हमने आरजीबी का फार्मूला सीखा, उसी तरह अब ये हेक्साडेसिमल का फार्मूला भी सीख लेते हैं। अब हेक्साडेसिमल में क्या चीज होती है हमारे पास हम यूज ये जब आरजीबी हमने बनाना शुरू किया, उसमें हमारे पास जो वैल्यू थी वो 0 से 255 के दरमियान में थी। लेकिन हेक्साडेसिमल में इस तरह नहीं होता। हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक वैल्यू, बाद में ए बी सी डी ई एफ तक, 0 से 9 तक, ए से लेके बाद में एफ तक 16 डिजिट्स के दरमियान में चीजें घूमती हैं। और फिर इन चीज़ों को ही अगर मैं मुकम्मल एफ कर दूं, तो ये चीज़ हमारे पास रेड की तरफ को लेके चल जाती है। जिस तरह उसमें 255, ठीक है, वो रेड लेके जाता था। इसमें रेड की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो मैं एफ तक चला जाऊंगा कि एफ हमारे पास लास्ट वैल्यू है। तो इस तरह से मिलके एक कोड बनता है। अच्छा, hex in CSS a color can be specified using hexadecimal in the value in the form। इस तरह से उसने यानी कि कोड आपको करने का तरीका बता दिया है कि सबसे पहले हमने नंबर लिखना है, बाद में रेड की वैल्यू, फिर ग्रीन की वैल्यू और बाद में ब्लू की वैल्यू आ गई। पहले 2 डिजिट्स रेड के, बाद में 2 डिजिट ग्रीन के, बाद में 2 डिजिट्स ब्लू के। इसमें जो वैल्यूज पास करते हैं वो फिर वो बता रहा है वो 00 से लेकर FF के दरमियान तक। इसमें जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, ये एफ तक ही वैल्यू रहेगी, 0 से एफ के दरमियान तक। और अब उसने बाद में नीचे एग्जांपल दी कि अगर हमें रेड कलर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नंबर, बाद में जो रेड की वैल्यू है उसको आप पीक पे ले जाएं, ठीक है, जिस तरह आरजीबी में ले हम पीक पे अगर ले जाएंगे तो ये भी उस तरह हमें वो ला देगा, रेड कलर दे देगा। बिकॉज रेड इज सेट
to its highest value ff and the others are set to the lowest value 00। बाकी जितनी भी हैं वो उसकी लोएस्ट पे हैं, ब्लैक साइड पे हैं, और सिर्फ रेड की वैल्यू की लाइटनेस जो है उसको हमने फुल इंटेंसिटी पे ले गए। To display black, set all values to 00 like this। अगर हमें फुल ब्लैक कलर चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को 00 पे ले आएंगे, लोअर ब्लैक की तरफ ले आएंगे, उसकी लाइटनेस सारी खत्म कर देंगे। टू डिस्प्ले वाइट, सेट ऑल वैल्यूज टू एफ। अगर अब हमें वाइट चाहिए तो अब हम तमाम वैल्यूज को हाईएस्ट पे ले आएंगे, एफ कर देंगे। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट आप नीचे दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, उसने 3 वैल्यूज दे दी। आप इसको ब्लू को भी 0 कर दें, ग्रीन को भी 0 कर दें, रेड की वैल्यू को एफ पे ले आएं, तो वो आपके पास कलर आ गया। अगर आप ग्रीन की वैल्यू को फुल कर दें और रेड की वैल्यू को भी फुल कर दें तो ये येलो कलर आ गया। अगर आप साथ ही अब तीनों को ब्लू बिल्कुल हाईएस्ट पे ले जाए तो ये हमारे पास वाइट कलर आ गया। ठीक है, ये सेम वही जिस तरह आरजीबी का फार्मूला हमने लगाया था, सेम उस तरह ही हेक्साडेसिमल का फार्मूला लगाना। हाँ, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, सीएसएस में हमें अलाउ है कि हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हम या तो कलर का नेम यूज कर लें, हम चाहे कोई कुछ भी नहीं है, यानी कि मुख्तलिफ तरीके हैं ना कलर डिफाइन करने के मार्केट में। नहीं, ये वाला ज्यादा यूज होता है, हेक्स कलर ज्यादा यूज होता है। इसको लिखना भी आसान है, इसका वो क्या कहते हैं कोड उठाना भी आसान है, क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा यूज होता है मार्केट में। इसमें स्पेस नहीं है, कम डिजिट्स लेता है, कम कम कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाने पड़ते। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं 3 डिजिट हैक्स भी यूज कर सकते हैं। 3 डिजिट हैक्स किस तरह यूज करते हैं, फर्ज करें ऐसी जगह जहां पे आपको आर रेड की वैल्यू सेम ही आपने लिखनी है, एफ लिखनी है, तो आप उसकी जगह सिर्फ एक डिजिट लिख सकते हैं, सिर्फ एफ लिख सकते हैं। 00 अगर आपने यूज करना है और बाद में ब्लू की वैल्यू को सीसी यूज करना है तो आप इस तरह करके 3 डिजिट्स में भी अगर आप लिख देंगे, कोड वैल्यू लिख देंगे, तब भी ये आपका काम करेगा कलर। आपको 6 डिजिट्स लिखना भी लाजमी नहीं है, लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास रेड की दोनों वैल्यू एक जैसी हो, ग्रीन की दोनों वैल्यू भी एक जैसी हो, फिर आपने 0 लिख दिया, और ब्लू की वैल्यू भी एक जैसी हो, फिर आपने उसकी जगह सी लिख दिया। ठीक है, नहीं फिर नहीं काम करेगा, या तो तीनों सेम हो या फिर तीनों ओवर। ये यहाँ पर देखे ना, वो बता रहा है द थ्री हैक कोड कैन ओनली बी यूज्ड, वो सिर्फ उस टाइम काम कर सकता है व्हेन बोथ द वैल्यूज, जब दोनों वैल्यूज एक जैसी ही होंगी तभी काम करेगा। तो उसने लिख के बता दिया आपको, उसने बाद में नीचे एग्जांपल भी दे दी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्वेश्चन? क्लियर है? इसके बाद हम, हाँ, इसमें ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, हाँ, वो अगर हम ओपेसिटी देना चाहिए वो अलग से ओपेसिटी दे देते हैं, वो बैकग्राउंड में हम सीखेंगे। ठीक है, वो फिर हम बैकग्राउंड में सीखेंगे। जी जी, उसके लिए ओपेसिटी क्या कहते हैं, ओपेसिटी दरअसल वो पूरे के पूरे एलिमेंट की ओपेसिटी को कम कर देता है, सिर्फ कलर की ओपेसिटी को कम नहीं करता, वो पूरे एलिमेंट की ओपेसिटी को चेंज कर देता है। फिर अगर ओपेसिटी, हाँ, फिर अगर ओपेसिटी यूज करनी है फिर आप आरजीबी यूज करेंगे। हाँ जी, और उसके साथ अगर आप फिर एचएसएल यूज कर रहे हैं आरजीबी के बजाय, तो एचएसएल में भी तरीका है, एचएसएल ए आ जाता है, जिस तरह आरजीबी ए, इसी तरह एचएसएल ए एंड पे वो भी अल्फा सेम उस तरह ही काम करता है जिस तरह आरजीबी की वैल्यू काम करती है।
नहीं, ओपेसिटी पूरे एलिमेंट की ओपेसिटी को कम कर देता है। ठीक है, चलिए अब ये कलर हमने करना सीख लिया, तो कलर हम अब जब भी हमारे पास कलर आएंगे, हमें कलर को बार बार सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कलर सीख लिया। तो सीएसएस में बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं? ठीक है, एक तो सीएसएस में हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड को हम इमेज दे सकते हैं बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, उसके अलावा बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी आती है, बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी आती है, बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी आती है, ये इमेज के साथ यूज होती हैं कुछ चीजें। ठीक है, तो वो हम जल्दी से कर लेते हैं। जी, ये तीनों जो है ना, ये इमेज के साथ यूज होंगे, बैकग्राउंड इमेज का। चलें देखते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए किसी भी एलिमेंट का, ये हमने सीख लिया पहले, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, और बाद में उसकी वैल्यू पास कर दें। वो कलर आप किसी भी तरह से पास कर सकते हैं, वो अपने तरीके सीख लिए। अब वो चीज नीचे बता रहा है अदर एलिमेंट्स। वो कहता है यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर एनी एचटीएमएल एलिमेंट। आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। वो हेडिंग भी हो सकती है, वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो div का एलिमेंट भी हो सकता है, वो बॉडी का एलिमेंट भी हो सकता है, किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें अभी हम इसका डेमो देख लेते हैं जल्दी से। अब छोटे छोटे डेमो हम जल्दी जल्दी करके देख लेंगे। फर्ज करें अभी देखें, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग थी। अगर हमने इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है, तो हम यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर, मैंने इसको कहा येलो हो जाए। ठीक है, मैंने कलर नेम के साथ इसके इस हेडिंग के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर दिया। हेडिंग बैकग्राउंड कलर चेंज किया, मैंने कलर को चेंज नहीं किया। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड कलर को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? फर्ज करें अब मैं बॉडी के बैकग्राउंड को, बॉडी के हमारे पास ये पूरा है, ये पूरा पेज हमारा ये बॉडी कहलाता है। अगर मैं अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया था ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी बॉडी में आती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैनवस जितना भी नजर आ रहा है, व्यू पार्ट, ये सारी चीज बॉडी है। ठीक है, अगर मैं बॉडी के कलर को चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड को, तो मैंने बॉडी के एलिमेंट को टारगेट किया, और मैंने कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। एरर आ गया? एरर तो नहीं आया। तो नहीं नहीं, वैसे ये बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये भी हमने आगे पढ़नी है। ठीक है, इसमें ये आपको बताएगा कि किस तरह हम बैकग्राउंड को यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है ही है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के साथ ही कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने बॉडी के बैकग्राउंड के कलर को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। इंपॉर्टेंट हेडिंग जो थी उसके ऊपर, उसको हमने येलो कलर दिया होगा। इसको इसी को हम सी ब्लू कलर भी कर सकते हैं, या सी ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड बॉडी के बैकग्राउंड को कलर को हमने सी ब्लू कर दिया। अगर हम इसको ग्रे करना चाहते हैं वाइट की जगह, मोस्टली वेबसाइट में ग्रे कलर भी होते हैं, तो ग्रे करने के लिए मैं इसमें ग्रे का कोई कलर, मुझे क्योंकि याद है एफ एफ, सॉरी F0 ठीक है, ये लिखें, ये ग्रे कलर है हमारे पास, ये वाइट नहीं है। ये वाइट से थोड़ा सा, या फिर आप F0 की जगह EC ये भी ग्रे कलर भी बनता है तकरीबन, शेड, ग्रे का शेड आ रहे नजर, या फिर ग्रे कलर, ये थोड़ा सा लाइट से है जी, तो उन वो इस तरह ही चले जाते हैं। फर्ज करें आपने ग्रे कलर करना है, तो आप इस तरह से ये ग्रे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये ग्रे कलर, तो ये मैंने शादी कर दिया, जब ग्रे की तरफ ले जाए इस तरह।
सेव करें, ये आपका ग्रे कलर हो गया। ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे कर दिया और इम्पोर्टेंट हेडिंग जो थी उसके बैकग्राउंड कलर को हमने येलो कर दिया। तो इस तरह हम हर एलिमेंट को के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप उस कलर को फर्ज करें आप गलत लिख देते हैं, एक तो ये ग्रे इस तरह आ जाता है, अगर आपको स्पेलिंग ही ना सही से याद हो तो फिर आपके लिए इशू बन जाएगा। अच्छा, इस तरह उसने ग्रे ले लिया, इस तरह भी ग्रे ले लिया। फर्ज करें आपके पास लाजमी नहीं है कि आपने ग्रे कलर ही करना है, उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, कोई भी शेड आप ले सकते हैं। आप उसे थोड़ा सा लाइट कलर करना चाहें, थोड़ा सा डार्क करना चाहें, तो फिर आप वहां से पैलेट ले लेते हैं। जी जी, जब भी हम टारगेट करते हैं किसी भी एलिमेंट, अगर हमारे पास एक ही पैराग्राफ है तो टारगेट, फिर टारगेट करने की जरूरत नहीं। क्यों? पैराग्राफ नहीं, आप अपनी वेबसाइट पे सिर्फ एक पैराग्राफ तो नहीं लिखेंगे ना। हाँ, फिर तो जाहिर सी बात है, आप सिर्फ बॉडी को, आप बैकग्राउंड को कलर चेंज कर दें, फिर आप जी एक से ज्यादा फर्ज करें ना आपको, यानी कि सीएसएस में ये यूज केस पे है आपके, कि आप किस चीज को करना चाहते हैं। अच्छा, जान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ओपेसिटी का आ गया। ठीक है, ओपेसिटी, हम किसी भी एलिमेंट की ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये उसी तरह के, वो कितनी उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये लाइक अल्फा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये अलग तरीके से किस तरह से काम करती है। फर्ज करें ना, यहाँ पे मैंने, ये इम्पोर्टेंट हेडिंग ही थी हमारे पास, मैं अगर इसकी ओपेसिटी को चेंज करता हूँ, ओपेसिटी, ओ, अगर मैं 1 कर दूंगा तो यानी कि ये फुल मुझे अपनी असल हालत में नजर आ रही है ये चीज, इम्पोर्टेंट हेडिंग असल हालत में। अगर मैं इसको 0.5 कर दूं, तब ये क्या हो रहा है, ये लाइट हो गया, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट देखें, ये भी लाइट हो गया। ये पूरा एलिमेंट इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर की नहीं, इसके अंदर के कंटेंट की भी। अगर मैं इसके 0.1 दे दूं तो ये तकरीबन देखें गायब होने वाला हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये चीज नजर नहीं आएगी अब, वो एलिमेंट ही पूरा खत्म हो गया। सही है, ये चाहे तो मैं इसको रेड कलर भी दे दूं, ये देखिए इस तरह से, लेकिन ये अब ये चीज मुझे नजर नहीं आने वाली क्योंकि मैंने इसकी ओपेसिटी को मुकम्मल खत्म कर दिया। लेकिन फर्ज करें मैं अगर यही काम उसके साथ कर रहा होता, रेड आरजीबी ए के साथ, तो फिर ये देखें, अगर मुझे रेड कलर करना हो इसमें 255 0 0 0, ये सिर्फ बैकग्राउंड का कलर खत्म हुआ है, ये कंटेंट नहीं गायब हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूं, वैल्यू 0.5 अगर देता हूँ अब, तो ये सिर्फ बैकग्राउंड के कलर को ये इफेक्ट कर रहा है, ये इसके अंदर के कंटेंट को तंग नहीं करता। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर लेनी। क्लियर है? अच्छा, ये ओपेसिटी थी। और वो यही इसमें फिर फर्क भी बता रहा है कि ओपेसिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी यूजिंग आरजीबी है, फिर ये इसी चीज का फर्क बता रहा है, नीचे समझा रहा है सारी थ्योरी में। वो इसने नीचे यहाँ पे सारी चीजें वो क्लियर कर दी आपको।
अगर आप पढ़ लेते तो बाद में, यानी कि अगर आप खुद भी घर जाके थ्योरी अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखा दिया। नहीं, वो चीज़ नहीं, ये थोड़ी-सी अलग थी। उसके अलावा ये बैकग्राउंड इमेज, अच्छा बैकग्राउंड इमेज को समझने में थोड़ा-सा 10 मिनट लग जाएँगे, तो और वो दरमियान में फिर नमाज़ का टाइम आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि नमाज़ पहले मुकम्मल पढ़ लें, नमाज़ के बाद ही इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो इसको यहाँ पे पॉज़ करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इधर देखें साइन, अभी इधर बैकग्राउंड इमेज। सीएसएस में हमने बैकग्राउंड कलर भी लगाना सीख लिया। अब बैकग्राउंड इमेज, किसी भी एलिमेंट को द बैकग्राउंड image property specified an image to be used as a background of an element। अब बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के साथ हम किसी भी HTML एलिमेंट को बैकग्राउंड दे सकते हैं। किसी भी HTML एलिमेंट को h1 चाहे वो हो या फिर बॉडी हो, हम किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं, div के एलिमेंट को दे सकते हैं बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज के लिए हमने इस तरह बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का नेम कॉलन, उसके बाद लिखना है URL। ठीक है, URL, उसके बाद इसे कहते हैं पैरेंथेसिस, इस साइन को, ब्रैकेट को, ब्रैकेट ओपन करनी है और ब्रैकेट क्लोज करनी है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कहते हैं, जिस जगह पे इमेज पड़ी है, ठीक है, इमेज का पाथ बताना है। जिस जिस तरह हम उसमें देते थे ना इमेज का साथ HTML में, से सेम उसी तरह हमने उसका पाथ बताना है कि इमेज किस जगह पे पड़ी हुई है। इस तरह बता देंगे तो वो किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड के हमें लग जाएगा। ये देखें, अब इसको चेक करते हैं, इधर ये आउटपुट देखते हैं जल्दी से। जी रिकॉर्डिंग कर दी मैंने। अब फर्ज करें यहाँ पे ये बॉडी को बैकग्राउंड इमेज कौन सा दे रहा है, paper.gif। ये तो पीछे आपको नजर आ रहा है ना, ये ठीक है, ये बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है। अगर हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यहाँ से हटा दें तो ये वाइट है। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए इसमें बैकग्राउंड इमेज URL paper.gif। ये paper.gif क्या है, ये इमेज है हमारे पास सिंपली। तो ये पाथ ही बताया है ना इमेज। ठीक है, ये अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं ना, ये ऑनलाइन कर रहे हैं ना, ऑनलाइन उनके पास जहाँ पे पड़ी हुई है। हम इसको सेव डाउनलोड करेंगे, इमेज को अपने उसमें रखेंगे, इमेज के फोल्डर में, और फिर हम इसका पाथ बता देंगे। इसको करके दिखा देता हूँ मैं आपको, चाहे तो ये इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम इमेज, इसको जल्दी से आप देख बॉडी। ये देखें, ये इसने यहाँ पे, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से, ओपन न्यू टैब। हाँ जी, अभी बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी भी हम देख सीख लेंगे, चलें साथ ही इसी तरह। इसको कौन सा प्रोजेक्ट था, न्यू वेबसाइट हम इस पे बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लें, हमने फर्ज करें सेव कर लें। अच्छा, ये इमेज मैंने सेव कर ली है। हम अपने कोड में करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरह से समझ लग जाए। ये खत्म हो गया। अच्छा, ये मैंने बंद कर दिया था, इसको गो लाइव करें। ये फर्ज करें बॉडी को हमने क्या कहते हैं, इमेज चेक कर लेते हैं हमारी किधर पड़ी है। हमारे पास इमेज जो है तो इस जगह पे पड़ी है, लेकिन इमेज के लिए हम एक स्पेशल फोल्डर बनाते हैं अपने पास, ताकि हम अपनी सारी तस्वीरें वगैरह एक जगह पे रखें। कैटेगराइज कर लेते हैं हम मुख्तलिफ, हर हर चीज़ को एक ही फोल्डर में नहीं डालते। ठीक है, इमेजेस को हम इमेजेस के फोल्डर में सेव रखेंगे। ठीक है, फर्ज करेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट का नज़र आ रहा है।
ठीक है, इमेजेस स्टाइल्स यहाँ पे ये CSS की फाइल है स्टाइल्स के फोल्डर में, इमेजेस इमेजेस के फोल्डर में। इसी तरह जब जावास्क्रिप्ट की फाइलें बनाएंगे तो हम स्क्रिप्ट के फोल्डर में बनाया करेंगे, ठीक है, कैटेगराइज कर लेंगे हम अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, बजाय बैकग्राउंड कलर लगाने के बॉडी को, हम क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL। इस तरह हमने URL लिया, उसके अंदर हमने पैरेंथेसिस किस जगह पे पड़ी है, इमेजेस के फोल्डर में /paper.gif के नाम से। जो मैंने ये लगाया वो देखें बैकग्राउंड में, बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज लग गई। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो आगे क्या कह रहा है, एक कुछ वो ना रूल बता रहा है, फिर इमेज किस तरह से लगानी चाहिए हमें। अब वो क्या कह रहा है कि दिस एग्जांपल, जो अभी ये नीचे जो एग्जांपल देने लगा है, वो कहता है कि दिस इज अ बैड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इमेज, द टेक्स्ट इज हार्डली रीडेबल। के हमने बैकग्राउंड में ऐसी इमेजेस नहीं लगानी जिसकी वजह से हमें टेक्स्ट पढ़ने में भी दुश्वारी हो, ठीक है। इसके ऊपर ये ब्लैक कलर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस हमने नहीं लगानी। ये इस तरह की चीजें बता रहा है, तो आपने इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है। जो वो बता रहे थे, बैकग्राउंड इमेज कैन आल्सो बी सेट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट्स। हम मुख्तलिफ एलिमेंट के ऊपर भी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि बस बॉडी पे लगाया जाए। वो कहता है कि बजाय हम बॉडी पे लगाने के, हम इस पे भी लगा सकते हैं, कि सिर्फ एक हेडिंग के बैकग्राउंड को चेंज कर दें। लाजमी नहीं है कि हम पूरी बॉडी के बैकग्राउंड को चेंज करें। क्लियर है ये? अच्छा, फॉरन से नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी क्या करती है, फर्ज करें यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। अच्छा, ग्रेडियंट लगा हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज पे। वो तस्वीर, उस तस्वीर का साइज कितना बड़ा है, तस्वीर का साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। वो बैकग्राउंड इमेज जो है ना, उसका साइज छोटा ही होगा। इसमें भी देखिए हमारे पास जो साइज था वो बहुत छोटा सा साइज था जो हमने लगाया है इधर, ये paper.gif। ये तस्वीर का साइज इतना ही है, लेकिन जब हमने बॉडी के ऊपर लगाया, ये हमें पूरी बॉडी पे डिस्प्ले हो रहा था। वो जो ये छोटी सी तस्वीर ये रिपीट करती है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली भी रिपीट कर रही होगी और ये वर्टिकली भी रिपीट कर रही होगी। तो हम किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी के साथ। वो कहता है कि अगर हमने सिर्फ बैकग्राउंड को एक्स पे रिपीट करना है, ठीक है, बजाय इसको एक्स वाई दोनों रिपीट करें, ठीक है, एक्स स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टली, वाई स्टैंड फॉर वर्टिकली, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रिपीट एक्स, ठीक है। ये बैकग्राउंड में लगी, क्या कहते हैं, जो इमेज लगी हुई थी वो हॉरिजॉन्टली तो रिपीट कर रही है, ठीक है, वर्टिकली रिपीट नहीं कर रही। अगर मैं इसको रिपीट वाई कर दूंगा, तो अब क्या करेगा ये वर्टिकली रिपीट कर रही है, ये इमेज इतनी ही बड़ी थी, ठीक है, ये यहाँ से लेकर
ये इमेज यहाँ पे खत्म हो जाती है। जब मैंने इसको रिपीट एक्स कहा तो ये रिपीट एक्स हॉरिजॉन्टली सिर्फ रिपीट कर रही है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट ये रिपीट होती है, बैकग्राउंड रिपीट रिपीट। जब मैंने इसको रिपीट कह दिया तो ये हॉरिजॉन्टली भी रिपीट कर रही है और ये वर्टिकली नीचे की तरफ भी रिपीट कर रही है। जब मैंने इसको कहा रिपीट एक्स सिर्फ, तो अब इसने क्या करना है, ये सिर्फ एक तरफ रिपीट कर रही है, इधर से इसने रिपीट करना शुरू किया और यहाँ पे रिपीट हो रही है। जब मैंने रिपीट वाई उसको कहा तो वो वर्टिकली रिपीट करना शुरू हो गई। और जब मैंने इसको नो रिपीट कह दिया कि नहीं तुमने रिपीट नहीं होना, तो देखिए अब उसने रिपीट नहीं होना, वो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई। और ना ही ये नीचे वर्टिकली भी रिपीट नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टली भी रिपीट नहीं हो रही। चार ही चीजें हैं, वो या तो हर तरफ रिपीट हो जाए, या फिर हॉरिजॉन्टली, या वर्टिकली, या फिर नो रिपीट। चार चीजें ही हो सकती है ना, और कुछ नहीं। वो कंटेंट फिट में आ जाएगी बाद में। वो फिर वो स्ट्रेच कर सकेंगे हम। नहीं, वो इसमें नहीं है, ये बैकग्राउंड रिपीट की चीजें पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। वो जब आगे वो कंटेंट फिट की आएंगी तो वो फिर हम उस टाइम देख लेंगे। और वो CSS3 में बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया है उस चीज को। क्लियर है ये बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद वो बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन भी देख लेते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं कि वो किस जगह पे डिस्प्ले होनी चाहिए। फर्ज करें ये हमारे पास एक इमेज थी, ट्री की इमेज, ठीक है। हमने सबसे पहले तो उसको कह दिया कि ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर तो मैं इसको कह दूं कि अगर ये दोनों चीजें हटा दूं, फर्ज करें मैं इन दोनों चीजों को हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये एक इमेज है। ये यहाँ से बैकग्राउंड इमेज शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है, और ये रिपीट हो रही है, एक्स पे भी रिपीट हो रही है और ये वाई पे भी रिपीट हो रही है। जब मैंने इसको कह दिया बैकग्राउंड रिपीट नहीं होना, नो रिपीट, अब इसका इफेक्ट क्या आ गया, अब ये रिपीट नहीं हो रही किसी भी तरफ, ठीक है, ये एक तरफ ही लग गई। अब उसके बाद ये बैकग्राउंड पोजीशन क्या कर रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी के साथ हम किसी भी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हम उसको बता सकते हैं, इसमें दो वैल्यूज पास करते हैं हम, ठीक है। पहली वैल्यू जो है कि हमने इसको राइट पे रखना है या फिर लेफ्ट पे रखना है। दूसरी में वैल्यू में हम उसको बताते हैं ये टॉप में जानी चाहिए या फिर बॉटम में जानी चाहिए। तभी हमने जब इसको टॉप पे रखा है तो ये टॉप पे डिस्प्ले हो रही है। हम इसके कंटेंट को मजीद बढ़ाते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें इसे। फर्ज करें अभी हमारे पास पेज जो है इतना बड़ा नीचे तक है, ठीक है, हमारा बॉडी था वो इतना बड़ा था। अगर हम इसको राइट बॉटम कर दें तब ये क्या होगा, ये तस्वीर है ये बॉटम की तरफ चली गई, लेकिन राइट साइड पे। अगर हम इसको पहले को लेफ्ट कर दें तो फिर ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। ये लेफ्ट टॉप, ये लेफ्ट साइड के टॉप पे रख दो, ठीक है। हम जिस तरफ रखना चाहें बैकग्राउंड इमेज को हम उस तरफ लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है जी। उतनी आ जाएगी, ठीक, जितनी बड़ी इमेज का साइज है उतनी बड़ी इमेज लग जाएगी। जी, वहाँ पे रिपीट हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक और सिर्फ है बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी, कि हम बैकग्राउंड के अटैचमेंट को फिक्स रखना चाहते हैं या फिर स्क्रॉल करना चाहते हैं। ये आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे, आप पेज को स्क्रॉल करते जाते हैं लेकिन इमेज जो है वो एक जगह पे फिक्स नजर आती है आपको, वो नहीं मूव कर रही होती, तो वो बैकग्राउंड
अटैचमेंट के साथ। फर्ज करें अब जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ नीचे को, तो बैकग्राउंड जो है वो अपनी असल जगह पे फिक्स ही है। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, जब फिक्स कर दिया तो ये बैकग्राउंड इमेज जो है ये फिक्स है। कंटेंट इसका ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड फिक्स है असल। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? स्क्रोल। ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू स्क्रोल है कि ये पेज के साथ स्क्रॉल कर जाता है। जब फिक्स कर दिया तो फिर इसने फिक्स रहना है, हमारे सामने ही रहना है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद ये कहता है बैकग्राउंड की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। फर्ज करें ना, इधर तो हम क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड इमेज के लिए हमने एक अलहदा से प्रॉपर्टी लिखी, बैकग्राउंड रिपीट के लिए एक अलहदा से प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजीशन के लिए अलहदा से प्रॉपर्टी, अटैचमेंट के लिए अलहदा से प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज लिखी। हम क्या कर सकते थे? हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। शॉर्ट हैंड किस तरह करेंगे? उसने तरीका बताया हुआ है कि आप सिंपली बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करें। इसके पहले पैरामीटर में बैकग्राउंड का कलर जो आप रखना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड कलर भी है, इमेज भी है, रिपीट भी है, अटैचमेंट भी है, और शॉर्ट हैंड तो हम यूज कर रहे हैं ना। इसके पहले पैरामीटर में हम कलर पास करते हैं। अगर हम अगर उसके साथ इमेज भी पास करना चाहें तो हम फिर इस तरह यूआरएल पास कर देंगे कि बैकग्राउंड का इमेज। तीसरे नंबर पे बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। चौथे नंबर पे बैकग्राउंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। और अगर बैकग्राउंड अटैचमेंट भी यूज करना है तो फिर हम इसके बाद यूज करेंगे फिक्स या स्क्रोल। हाँ, ये सीक्वेंस वाइज है, उसने यहाँ पे लिख के बताया भी होगा। When using the shorthand property, the order of the property value is इस तरह, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, फिर बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड रिपीट, फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट, और फिर बैकग्राउंड पोजीशन। ये इसकी सीक्वेंस रहेगी अगर आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हाँ, अगर इसमें इफ इट डज नॉट मैटर इफ वन प्रॉपर्टी वैल्यू इज मिसिंग, ये मैटर नहीं करता कि अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू मिस हो, एज लॉन्ग एज द अदर वंस आर इन दिस ऑर्डर। जब तक दूसरी चीजें एक सीक्वेंस में चल रही हैं तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप एक को स्किप भी कर रहे हैं। ठीक है। क्या जी? ये सीक्वेंस पे रखना पड़ेगा। स्किप भी कर देते हैं तो वो मैटर नहीं करती। उसने और साथ बताया भी था कि जो ऊपर उसने यूज किया था, उसने लास्ट में बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को स्किप कर दिया था क्योंकि उसने उसकी कोई वैल्यू नहीं दी तो वो काम नहीं कर रही चीज। ठीक है। अच्छा, बॉर्डर्स देखते हैं। अच्छा, अब ये जो आगे जो चीजें हैं ना, इसको समझने के लिए आपने एक चीज अपने जेहन में बिठा लेनी है। आगे जो हम पढ़ने लगे ना, ये बॉर्डर्स, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, बॉक्स मॉडल, आउटलाइन, एक चीज आपने जेहन में रखनी है कि सीएसएस में जितनी भी चीजें हैं आपने कंसीडर करना है, हर एक चीज बॉक्स की सूरत में होती है हमारे पास। जितने भी एलिमेंट हैं, वो चाहे बॉडी का एलिमेंट हो, वो चाहे H1 का एलिमेंट हो, ठीक है, वो चाहे पैराग्राफ का एलिमेंट हो, वो चाहे स्पैन का एलिमेंट हो, चाहे इमेज का एलिमेंट हो, जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारे पास बॉक्स की सूरत में ही आती है। फिर ये जो चीजें जो आगे आ रही है ना, बॉर्डर्स वगैरह, फिर आपको उनकी समझ लग सकेगी। फर्ज करें ये चीज हमारे पास H1, आपने कंसीडर क्या करना है? हम्म, आपने कंसीडर करना है कि H1 जो है ये बॉक्स है हमारे पास। ये बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। तभी जब हम बॉर्डर वगैरह लगा रहे होंगे तब आपको भी समझ लगेगी कि हाँ ये एक बॉक्स है, तो बॉक्स के इर्द गिर्द बॉर्डर लगे होते हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट बॉक्स है, हेडिंग।
इसके अंदर कंटेंट जो भी लिखा हुआ है ये इटसेल्फ एक बॉक्स है जो एक साइड से शुरू होता है और दूसरे एज पे खत्म होता है। इसके 4 कोने हैं, ठीक है, एक बॉक्स के 4 को फर्ज करें H1 वो ये बॉक्स है, ठीक है, इसके 4 कोने हैं। पैराग्राफ जब हम एलिमेंट लिखते हैं वो भी एक बॉक्स ही है हमारे पास। तभी हम जब आपको समझ लग जाएगी कि हर एलिमेंट एक बॉक्स है, तभी हम उसके बॉर्डर लगा सकेंगे, ठीक है, तभी हम उसके बैकग्राउंड के कलर को लगा सकेंगे, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे कि हर चीज ही बॉक्स है तब हम उस पर काम कर सकेंगे आगे, और उसको समझना भी आसान हो जाएगा कि उसके अंदर जो कंटेंट है उसको पैडिंग किस तरह दी जा रही है, दो एलिमेंट के दरमियान में डिफरेंस किस तरह दिया जा रहा है, फिर आपको बेहतर समझ लग जाएगी। क्लियर है? अच्छा, वो क्या कहते हैं, द CSS border properties allow यूज टू स्पेसिफाई द स्टाइल विथ एंड कलर ऑफ एन एलिमेंट्स बॉर्डर। CSS की बॉर्डर की प्रॉपर्टीज जो हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं, वो किसी भी HTML के एलिमेंट को के बॉर्डर के स्टाइल को, बॉर्डर के स्टाइल की विथ यानी कि बॉर्डर कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, ये चीज, और बॉर्डर के कलर को कंट्रोल करता है। बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टीज हैं, स्टाइल, विथ और बॉर्डर कलर। सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल के साथ हम किसी भी तरह का बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं। किस किस तरह के बॉर्डर के स्टाइल हैं वो देखें। डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड, डबल्ड, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, ठीक है। अब इसकी मिसाल उसने नीचे दी हुई है, ठीक है। अगर हमें बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड में चाहिए, ठीक है, ये एक हमारे पास पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, तो हम अगर बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड में चाहिए तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। तो ये हमारे पास डॉट की सूरत में बॉर्डर लग गया इस पैराग्राफ को, ठीक है। अगर हम डैश दे दें तो ये हमारे पास डैश बॉर्डर आ गया। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, तो इस तरह का सॉलिड बॉर्डर, ये पूरे में प्रॉपरली बॉर्डर लगा हुआ नजर आ रहा है। अगर जब हम बॉर्डर स्टाइल डबल कर दें तो ये देखें डबल, डबल लाइन। ग्रूव कर दिया तो ये ग्रूव बॉर्डर इस तरह का आपको नजर आएगा। रिज कर दिया तो एक बारीक सा, थोड़ा पतला सा, ठीक है। उसके बाद इनसेट, इनसेट में क्या कहते हैं, अंदर की तरफ घुसा हुआ जिस तरह बॉर्डर लगा हुआ है। उसके बाद आउटसेट, आउटसेट में यानी इस तरह लग रहा है कि बाहर निकला हुआ है, बाहर कोई चीज निकली हुई है। बॉर्डर नन, ये कोई बॉर्डर नहीं देना हमने। बॉर्डर स्टाइल हिडन, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लगा ही हुआ है बट नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम हिडन कर देंगे तो बॉर्डर हाइड हो जाएगा फिर, सॉरी, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर स्टाइल हिडन होगा, जब हम नन कर देंगे तो बॉर्डर फिर खत्म हो जाएगा। उसके अलावा हम मिक्स बॉर्डर भी दे सकते हैं। मिक्स किस तरह देते हैं, यानी कि हम अलग अलग भी लगा सकते हैं कि एक साइड एक साइड पे डॉटेड कर दिया, एक साइड पे हमने क्या कहते हैं डबल कर दिया, एक साइड पे लाइन सॉलिड कर दिया, किसी भी तरह से हम दे सकते हैं। ये किस तरह देते हैं, इसको हम ये देखिए इस तरह करके, हमने बॉर्डर स्टाइल ही लिखना है, इसमें हम 4 वैल्यूज पास कर सकते हैं। 4 वैल्यूज, अब ये वैल्यूज 4 किस तरह काम करती हैं, जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा टॉप के लिए काम करती है, दूसरी वैल्यू राइट साइड के लिए, तीसरी बॉटम के लिए, चौथी लेफ्ट साइड के लिए। ये क्लॉकवाइज काम करती हैं चीजें। घड़ी किस तरह को घूमती है, इस तरह को घूमती है ना, तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है, पहली टॉप के लिए, दूसरी राइट के लिए, तीसरी लेफ्ट के लिए, चौथी और तीसरी बॉटम के लिए, चौथी लेफ्ट के लिए। ये इस तरह से हम 4 वैल्यूज अगर पास कर दें तो हम चारों बॉर्डर्स अलग अलग लगा सकते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घूमता है, उल्टी की घड़ी, काउंटर क्लॉकवाइज। नहीं, अगर हम 2 या 3 वैल्यू पास कर दें
लगेंगी फिर भी चारों साइडों को। ठीक है, अगर हम 3 वैल्यूज पास करें फिर क्या होगा? पहली वैल्यू जो है ये टॉप के लिए काम करेगी, पहली टॉप के लिए काम करेगी, दूसरी लेफ्ट राइट दोनों के लिए काम करेगी, और तीसरी बॉटम के लिए। और अगर हम 2 वैल्यूज पास करें फिर पहली टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी लेफ्ट राइट साइड के लिए, और अगर एक वैल्यू पास करें फिर चारों साइडों के लिए। ठीक है, ये आगे जब हम आगे जाके साइड्स भी आ जाएंगी, जब साइड आएंगे ना उसमें भी उसने ये चीज बताई हुई है बॉर्डर साइड्स में। क्लियर है बॉर्डर स्टाइल? अच्छा, बॉर्डर की विथ के साथ हम बॉर्डर के विथ को कंट्रोल करते हैं कि बॉर्डर ने कितना मोटा होना है। ठीक है, अगर हम 2 पिक्सल दे देंगे तो 2 पिक्सल ये है, 5 पिक्सल दे देंगे ये 5 पिक्सल है। ठीक है, अगर हम 10 पिक्सल कर देंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, 20 पिक्सल कर देंगे और थिक हो जाएगा। जितने पिक्सल चाहेंगे हम बॉर्डर को विथ दे सकते हैं, बॉर्डर की विथ। ठीक है, मजीद इसमें कुछ समझने की ज़रूरत तो नहीं? अच्छा, वो स्पेसिफिक साइड विथ कह रहा है। अब फर्ज करें अगर उसने टॉप बॉटम के विथ को ज़्यादा करना था तो हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की विथ को भी चेंज कर, जिस तरह बॉर्डर के स्टाइल को हम चारों साइडों से अलग अलग लगा सकते थे, इस तरह बॉर्डर की विथ को भी चारों साइडों से अलग अलग लगा सकते हैं। फर्ज करें ये उसने बॉर्डर की विथ अगर हम 5 पिक्सल कर दें तो ये देखें, ये इस पैराग्राफ को, पैराग्राफ 1, इसको 5 पिक्सल बॉर्डर लग गया। 1 पिक्सल, ये बिल्कुल लाइट सा बॉर्डर है इस पैराग्राफ को लगा हुआ। ठीक है, हम इस पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाकी हटा दें। तो फर्ज करें P1 को भी इसने रिमूव कर दिया। हम फर्ज करें इस P को ही टारगेट कर लेते हैं, इसको टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे, तब इसने P को टारगेट करना है। ठीक है, इसने P को टारगेट कर लिया। फर्ज करें बॉर्डर विथ कितनी है इस टाइम? 1 पिक्सल। अगर हम 5 पिक्सल कर दें तो ये देखें बॉर्डर की विथ ज्यादा हो गई। अब अगर हम 10 पिक्सल इस तरफ से कर दें तो अब क्या होने वाला है? हाँ, इसका टॉप और बॉटम जो है वो 5 पिक्सल रहने वाला है, और लेफ्ट और राइट ये 10 पिक्सल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला बॉर्डर बिल्कुल खत्म हो जाए तो मैंने नीचे वाले बॉर्डर को रिमूव कर दिया। अभी मैंने बताया था ना कि अगर मैं 3 वैल्यूज पास कर दूं तो पहली जो वैल्यू है वो टॉप के लिए काम करेगी, दूसरी लेफ्ट राइट के लिए, तीसरी बॉटम के लिए। अगर 2 वैल्यूज पास करें तो फिर पहली, दूसरी लेफ्ट राइट के लिए, और अगर सिर्फ एक वैल्यू हमने पास की तो ये चारों पे लग गई। क्लियर है? अच्छा, बॉर्डर कलर। ठीक है, हम बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं सिंपली। बॉर्डर के कलर को चेंज करने के लिए बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी, और बाद में कलर किस तरह पास कर सकते हैं वो कलर पास करने हमने सीख लिया है पहले कि हम कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है। नेम के साथ, हेक्स वैल्यू के साथ, आरजीबी के साथ, एचएसएल के साथ, एचएसएल ए, आरजीबी ए, कोई कोई भी यूज कर सकते हैं मेथड। वो भी इस तरह ही चार चार वैल्यूज पास कर सकते हैं, 3 वैल्यूज पास कर सकते हैं, 2 वैल्यूज पास कर सकते हैं, एक वैल्यू पास करेंगे, सेम वही तरीका। एक वैल्यू पास करनी है चारों साइडों पे तो एक, अगर अलग अलग पास करनी है लेफ्ट साइड राइट पे अलग, टॉप बॉटम पे अलग, तो पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए, दूसरी लेफ्ट राइट के लिए। इसी तरह आगे तरीके हैं।
स्पेसिफिक साइड, ये देखें इसने चारों साइडों पे अलग अलग करने के तरीके भी सिखाए हुए हैं कि अगर हमने चारों साइडों पे, टॉप पे रेड, ग्रीन राइट साइड पे, ब्लू बॉटम साइड पे और येलो लेफ्ट साइड पे, उसने यहाँ पे साथ ही कमेंट भी कर दिए, कमेंट करके बता रहा है कि ये इस तरह वर्किंग करेगी। ये एट द एंड ये नजर तो नहीं आनी, लेकिन इसने सिर्फ फर्ज करें हमें समझाने के लिए कमेंट के जरिए उसने लिख के बता दिए। तो हम उसमें हेक्स वैल्यू पास कर सकते हैं, कलर के नेम पास कर सकते हैं, आरजीबी वैल्यू पास कर सकते हैं, एचएसएल वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी मेथड पास कर देंगे, कलर हो ही जाना है हमारे पास। ठीक है, ये देखें, ये इसने बॉर्डर कलर ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया। ये पैराग्राफ थर्ड में बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर कलर ब्लू, तो ये बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर कलर ब्लू आ गया तीसरे में। क्लियर है? अच्छा, उसने बाद में अलग अलग साइड बॉर्डर के स्टाइल किस तरह करने। ठीक है, अगर किसी अलग अलग साइडों को चूज करना है तो उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी भी है, उसने दी हुई है कि बॉर्डर टॉप का स्टाइल क्या है। बॉर्डर टॉप स्टाइल वो इस तरह भी कर सकते हैं, वो हम बॉर्डर स्टाइल के साथ भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी भी हमारे पास इंडिविजुअल साइड्स के लिए हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर राइट स्टाइल क्या करना है, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, ये खुद को डिफाइन कर रही हैं, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हम ये वाला मेथड करें, ये पहले जो हम सीख चुके हैं वो कर लें, काम एक ही है। जी, फिर बॉर्डर स्टाइल डॉटेड सॉलिड कर दें, तो अब इसने किस तरह वर्किंग करनी है मोइस, ये क्या करेगा? टॉप और बॉटम, सॉलिड जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए काम कर रही होगी चीज। ठीक है, उसने बाद में इसी चीज को नीचे डिफाइन भी किया हुआ है अच्छे वेल तरीके से। ठीक है, अगर हम चारों पास कर दें तो ये चार अलग अलग, ठीक है, टॉप में कौन सी चीज लग रही है, डॉटेड लग रही है, राइट साइड पे सॉलिड लग रही है, बॉटम साइड पे डबल और डैश्ड, ये लेफ्ट साइड पे। इसने यानी कि डिफाइन किया हुआ है कि अगर तीन पास करता है, दो पास करता है और एक पास करता है तो क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं, वो उसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इसको आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, वही ये करके भी दिखा रहे हैं, हमने पहले से कर लिया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किस तरह काम करती है, पहले में हम बॉर्डर की विड्थ को पास करते हैं, ठीक है, दूसरे में बॉर्डर के स्टाइल को पास करते हैं, तीसरे में बॉर्डर के कलर को पास कर लेते हैं। जो चीज़ें हमने अलग अलग सीखी हैं उसके लिए, जिस तरह हमने बैकग्राउंड इमेज में बैकग्राउंड इमेज को लगाने के लिए बैकग्राउंड के बाद में पोजीशन अटैचमेंट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी भी थी और शॉर्ट हैंड भी थी, इसी तरह बॉर्डर के बाद के लिए हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी भी है और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, जो डेवलपर जो है ना, सही, उन्होंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ही यूज करनी होती है, ठीक है, तेज काम करने के लिए। और उनके वो चीजें ज़हन में बैठ जाती हैं कि चीजें काम किस तरह करनी है। जिस तरह अगर मैंने भी यूज करनी हो तो मैंने बॉर्डर की प्रॉपर्टी ही सिर्फ यूज करनी होती है, सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, ये साइड, ये इनके खेलने के लिए चीजें हैं। जब आप क्या कहते हैं, प्रोफेशनली वर्क कर रहे होंगे तो आप इस तरह अलग अलग चीजें नहीं कर रहे होते। ये उन चीज लोगों के लिए, यानी कि जो अगर कभी जरूरत पड़ जाए यूज केस में, इन मोस्ट केसेस इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि अलग अलग चारों बॉर्डर आपको आप चीजें दे रहे हैं। इन मोस्ट केसेस आपने क्या करना होता है, ए, एक ही कलर का बॉर्डर, एक ही साइज का बॉर्डर और एक ही विड्थ का बॉर्डर चारों तरफ लग रही होती है। नहीं करना पड़ता, मोस्टली नहीं करना पड़ता। फर्ज करें इस तरह की, हाँ, अगर आप कोई चीज स्पेशल, आपके पास कोई डिजाइन आ जाए, फिर आपने करना है, लेकिन मोस्ट केसेस में नहीं करते आप, नॉर्मल चीजें होती हैं।
लेकिन हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि चीजें हमने सीखनी लाजमी है कि हमें पता हो कि अगर फर्ज करें कल को डेवलपमेंट के दौरान में अगर किसी चीज को करने की जरूरत पड़ जाए तो हाँ यार हम दोबारा से आके इधर उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही रीड कर लेंगे। अभी आपको पता लग गया है ना, अगर आप इसको नहीं भी बहुत अच्छे तरीके से करते, लेकिन फर्ज करें 2 साल के बाद आपके जेहन में है, नहीं यार मेरे हमने वो चीज सीखी थी उस टाइम और ये चीज इम्प्लीमेंट हो सकती थी यहाँ पे, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप इधर से आके ही दोबारा से रीड कर लेंगे। अब आपको क्या लगता है कि इन चीजों का मैंने रट्टा लगाया हुआ या किसी दूसरे डेवलपर ने रट्टा लगाया होगा? ऐसी चीज कभी भी नहीं होगी। तो ये चीजें बार बार आके दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि कॉन्सेप्चुअली ये चीजें यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ ये चीजें इस तरह से होती हैं, ठीक है, ये इस तरह से आपने जेहन में चीजें रखनी। क्लियर? तो एक चीज, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, लेकिन जो चीजें मोस्टली आते जाएंगी वो चीजें आपके जेहन में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करने हैं। लेकिन जब अभी आपका क्विज होगा तो आपने अच्छे तरीके से उस टाइम एक मर्तबा लाजमी याद करना है। उस टाइम पढ़ेंगे तो ना, उस टाइम एक दो मर्तबा पढ़ लें ताकि बार फिर आपको भूले ही ना, ठीक। अच्छा, सीएसएस के साथ आप बॉर्डर के रेडियस को फिर कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, बॉर्डर रेडियस की। रेडियस दे के हम किसी भी बॉर्डर को राउंडेड कर सकते हैं, राउंड करने के लिए, ठीक है। अब जितने पिक्सल आप राउंड करना चाहते हैं, फर्ज करें 5 पिक्सल राउंड करेंगे तो इतना ये राउंडेड आ जाएगा आपको। नजर आ रहा है ये राउंडेड, ठीक है, ये 2 पिक्सल ये 5 पिक्सल होगा, ये इससे ज्यादा होगा, इस तरह से। ये पहला पैराग्राफ जो ये बिल्कुल नॉर्मल, ये दूसरा पैराग्राफ जो ये राउंड वन में उसने बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल राउंड किया होगा इसको, इसको इसने 8 पिक्सल किया होगा, इसके बाद नीचे वाले को इसने 12 पिक्सल राउंड किया होगा। तो इस तरह से हम राउंड कर सकते हैं। क्लियर है? CSS margins. Margins are used to create space around elements outside of any defined borders. अच्छा, मार्जिन यूज करते हैं हम दो एलिमेंट्स के दरमियान में फासला देने के लिए, ठीक है, दो एलिमेंट्स के दरमियान में, दो HTML के एलिमेंट्स, फर्ज करें हमारे पास एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, हम दोनों के दरमियान में फासला देना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्जिन्स, मार्जिन को जल्दी से यहाँ पे इसका डेमो करके देखते हैं। अच्छा, ये डिव, ये हमारे पास उसने डिव, यहाँ पे ये देखें, ये उसने एक डिव बनाया है और डिव के अंदर उसने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, डिव के अंदर उसने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है डिव हो, हम इस हेडिंग को भी ये चीज कर सकते थे, हम H2 के साथ इसको टारगेट करते हैं, ये देखें, हमने हेडिंग 2 को टारगेट किया, ठीक है, हमने उसको कहा मार्जिन 70 पिक्सल। अब ये 70 पिक्सल मार्जिन क्या कर रहा है, सबसे पहले देखें, अगर हम इसको मार्जिन नहीं देते, सिर्फ हमने इसको बॉर्डर दिया हुआ है, तो ये ऊपर आ गया हमारे पास। जब हम इसको मार्जिन दे देंगे 70 पिक्सल, तो अब ये क्या कर रहा है, इसने, एक मिनट, हाँ मैं आपको समझाता हूँ, इसने चारों तरफ से मार्जिन दे दिया। चारों तरफ से मार्जिन किधर से, एक तो ये जो हेडिंग 2 है, इसने टॉप से मार्जिन ले लिया, ठीक है, दूसरा इसने राइट साइड से भी मार्जिन लिया हुआ है, तीसरा इसने बॉटम को, इसके बाद जो नीचे वाला जो एलिमेंट है इसने उधर से भी मार्जिन दे दिया कि वो भी से इतने फासले पे चला जाए, और चौथे नंबर पे इसने लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन को ये कर दिया।
अगर हम सिर्फ यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देते, फिर क्या होना था, इसने सिर्फ टॉप से मार्जिन ये कर लिया। अगर हम मार्जिन बॉटम कर दें तो इसने अपनी असल जगह पे रहना है, नीचे वाले एलिमेंट को इसने दूर कर दिया। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट और राइट के साथ भी काम करेगा। इसी तरह फर्ज करें कि मैं डिव के साथ ये काम करना चाह रहा था। ठीक है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक हेडिंग लगी हुई थी, उसको हम असल जगह पर रखना चाहते थे। उसके बाद जो दूसरी चीज आ रही है, नीचे वाला एलिमेंट, हम चाहते हैं उसका फासला ऊपर वाले एलिमेंट से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या कहा, मार्जिन टॉप, ऊपर वाले एलिमेंट से इसको मार्जिन मिल जाए कितना, 70 पिक्सल। तो ये देखें, ये वाला एलिमेंट, इसको ऊपर वाले एलिमेंट से इतना फासला मिल गया। दो दो एलिमेंट्स के दरमियान में फासला वो हम मार्जिन के साथ देते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट के दरमियान में जो फासला है वो हम मार्जिन के साथ देते हैं। अच्छा, बॉर्डर के लिए तो हमने बॉर्डर की अलग प्रॉपर्टी यूज की। अगर हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी, वो सब सिर्फ इस वजह से ताकि समझ लगे कि ये चीज शुरू कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है। कि नीचे वाला एलिमेंट है, नीचे वाला एलिमेंट यहाँ से ही शुरू हो रहा है। जो फासला दरमियान में आया है वो ये वाला फासला है। ये फासला मार्जिन के साथ क्रिएट हुआ, ये दरमियान वाला यहाँ से। अब फर्ज करें मैं इसको H2 को सिलेक्ट करता हूँ, H2 को भी बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो जाए। ये H2 है और ये है div। देखें, इन दोनों के दरमियान में जो फासला जो है, ये हम मार्जिन के साथ दे रहे हैं इसे। H2 यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो चुका है, div यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है। हाँ, ये अपने टॉप वाले एलिमेंट से 70 पिक्सल फासले पे आ जाए। ठीक है, इसी तरह हम मार्जिन इंडिविजुअल साइड को जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, कौन सी है, मार्जिन सिर्फ एक वैल्यू दे दें और उसमें फिर चार अलग अलग वैल्यूज पास कर दें। अब ये अलग अलग वैल्यूज किस तरह काम करेंगी, जिस तरह हमने पहले सीखा, क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी। अगर तीन वैल्यूज पास करेंगे फिर क्या चीज होगी, दो वैल्यू पास कर देंगे तब क्या चीज होगी, एक वैल्यू पास करें तब क्या चीज होगी, ऑटो। ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ऑटो ही होती है। अच्छा, एक चीज और, एक हैक है कि फर्ज करें हमारे पास, अभी हमने विथ तो को पढ़ा नहीं है, विथ आगे जाके पढ़ेंगे। ये ऑटो प्रॉपर्टी जो है ना, इसके साथ हम किसी भी एलिमेंट को, फर्ज करें यहाँ पे ये डिव जो है, इसको मार्जिन इतना दिया गया टॉप से और इतना, ठीक है, बस टॉप से इतना दिया हुआ है हमने। ठीक है, हम इसे कहते हैं, इस डिव की विथ जो है ये 200 पिक्सल होनी चाहिए। ये विथ प्रॉपर्टी विथ कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि ये जो डिव जो है ना, इसकी विथ यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पिक्सल सिर्फ होनी चाहिए। तो मार्जिन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको यूज करते हुए हम इस एलिमेंट को सेंटर में लेके चले जाते हैं। सेंटर में किस तरह लेके जाते हैं, उसके लिए एक हैक यूज होता है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो।
अब इसने क्या करना है, इसने लेफ्ट से भी ऑटोमेटिकली मार्जिन ले लिया और राइट से भी ऑटोमेटिकली मार्जिन अपने लिए ले लिया और इसको सेंटर में लेकर चला गया। अगर मैं सिर्फ एक साइड से करूं, लेफ्ट से करूं, तो इसने इसकी जितनी भी विड्थ थी, इसने लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिकली मार्जिन अपने लिए मुकम्मल ले लिया 200 पिक्सल के अलावा। ठीक है, लेकिन जब मैंने मार्जिन लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से ऑटो कर दिया, तो फिर वो उसको सेंटर पे लेके आ गया। ये नहीं, चारों तरफ से ऑटो करेंगे वो चीज टॉप बॉटम से वर्क नहीं करता। नहीं, वो ये चीज सेंटर पे नहीं लेकर आती, वो पेज के सेंटर पे नहीं आएगी, वो हम फ्लैक्स पॉप के साथ करते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके करेंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद 5:15 हो गए हैं। अच्छा, ये मार्जिन जो था, ये दो एलिमेंट के दरमियान में फासला देने के लिए। अच्छा, पैडिंग इन क्या चीज है? अब पैडिंग जो है, ये एलिमेंट के बॉर्डर और उसके कंटेंट के दरमियान में फासले के लिए यूज होता है। अंदर से इसके बॉर्डर और इसके अंदर के दरमियान में जो फासला जो है, वो हम पैडिंग के साथ करते हैं। फर्ज करें ये एक बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि ये अपने बॉर्डर्स के साथ टच ना हो रहा हो। ठीक है, ये अपने बॉर्डर से इसके दरमियान में फर्क आ जाए, तो मैंने क्या किया, H2 पैडिंग 10 पिक्सल। अब ये देखें इस कंटेंट को अंदर से इसके बॉर्डर से फासला मिलना शुरू हो गया, ये 10 पिक्सल। लेकिन मार्जिन क्या कर रहा था, मार्जिन ये दो एलिमेंट के दरमियान में फासला दे रहा था। फर्ज करें दो दो एलिमेंट के दरमियान में दो बॉक्सेस कह लें, हाँ, दो बॉक्सेस कह लें। फर्ज करें मैं इसको मार्जिन भी देता हूँ टॉप, मार्जिन टॉप 80 पिक्सल। तो ये देखें, जो ये वाला फासला जो है, ये ऊपर से मिला है, ये मार्जिन के साथ मिला है। और पैडिंग से क्या चीज मिली, इस बॉर्डर और इसके अंदर दरमियान में जो कंटेंट है, वो पैडिंग के साथ में मिला। क्लियर है? फिर ये पैडिंग और ये मार्जिन है हमारे पास। जिस तरह मार्जिन टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट मिल जाती है, इसी तरह पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट की प्रॉपर्टी भी हमारे पास अलग अलग भी अवेलेबल है, लेकिन शॉर्ट हैंड के तौर पे हम सिंपली पैडिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में इसमें 4 वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने दूसरी चीजों में सीखा हुआ है। नहीं, इसमें ऑटो की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें ऑटो का काम नहीं है। जी, बॉक्स के अंदर। जी जी। नहीं, इसमें फिर अगर सेंटर में लेकर आना है ना, फिर उसके लिए टेक्स्ट लाइन यूज कर लेंगे। फर्ज करें ना, इस कंटेंट को हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर, ये एलिमेंट इटसेल्फ मुकम्मल रहे, ये अंदर वाला कंटेंट जो है ये सिर्फ सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास फिर आगे जाके टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, जिसके साथ हम चीज कंटेंट को सेंटर में लेकर आते हैं। लेकिन एक चीज आपने देखनी है, ये बॉर्डर देखें, ये मुकम्मल नजर आ रहा है, अंदर वाला कंटेंट सेंटर में लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे थे, मार्जिन राइट ऑटो, हम पूरे एलिमेंट को सेंटर में लेकर आ रहे हैं मार्जिन। इसमें क्या देखें, इसमें एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। सिर्फ टेक्स्ट अंदर वाला कंटेंट सेंटर में लेकर आए, इसमें हम पूरा एलिमेंट इटसेल्फ सेंटर में लेकर आ गए। क्लियर है? ठीक है, ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी, तो अब जब आप
दोबारा जाके रिकॉर्डिंग देखेंगे तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ लग जाएगी। देखो फिर इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कुछ चीज़ें। अच्छा ये चीज़ एक और हम छोटी-सी चीज़ को कर लें, बाकी उसके बाद क्लास फाइंड अप करते हैं फिर क्योंकि वो नमाज़ का टाइम हो जाएगा, अज़ान हो जाएगी, ठीक है? अच्छा ये देखें फ़र्ज़ करें उसने यहाँ पे दिया हुआ है विथ 300 पिक्सल, ठीक है? और बैकग्राउंड कलर इस डिव को उसने दिया हुआ है येलो, तो ये 300 पिक्सल के बराबर है इसका। अगर मैं इसको पैडिंग दे दूं 25 पिक्सल, तो देखें इस की विथ जो है अब ये 300 पिक्सल नहीं रह गई, इसकी विथ जो है अब इसको हर तरफ से ये 25 पिक्सल मिल चुके हैं। 25 पिक्सल इस तरफ से भी और 25 पिक्सल इस तरफ से भी, तो अब इसकी विथ कितनी हो चुकी होगी? नहीं नहीं, विथ विथ अब विथ अब कितनी हो जाएगी? इसकी विथ हमने 300 पिक्सल सेट कर दी, तो 300 पिक्सल इतनी थी पहले। जब मैंने इसको पैडिंग दे दिया तो 25 पिक्सल लेफ्ट से मिल गई, 25 पिक्सल राइट से मिल गए। नहीं, नहीं किस तरह 300 तो थी ना? फर्ज करें ये बॉड ये जो है ये 300 पिक्सल का ये डिव है, लेफ्ट से 25 ऐड हो जाए तो कितनी बन गई? राइट से 25 350 हो गई। आप चारों साइडों से ले रहे हैं, ये सिर्फ दो साइडों से इंक्रीज हुई, तो अब ये 350 पिक्सल बन चुकी है। तो जब हम किसी भी चीज की विथ को सेट कर देते हैं और उसके बाद हम अगर उसमें पैडिंग भी दे रहे होंगे तो एक चीज आपने जहन में रख लेनी है अभी से कि उसकी विथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है? कई मर्तबा ये जब डिजाइनर या डेवलपर इस चीज पे वर्किंग कर रहे होते हैं ना तो विथ सेट कर देते हैं, ठीक है? विथ के हिसाब से पेजेस को डिजाइन करना शुरू कर देते हैं, जब उसके बाद उसमें पैडिंग लगाते हैं तो दूसरी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ऊपर नीचे क्यों हो जाएंगी? क्योंकि वो साइज जो है पैडिंग की वजह से वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस सूरत में इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक और प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है? बॉक्स साइजिंग, ठीक है? ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, इसने ये जितनी भी इसको पैडिंग मिल जाए, जितना भी इजाफा कर दें, उसने वो इजाफा नहीं होने देना। उसको वो पैडिंग भी दे देगा, लेकिन जो बॉक्स की जो असल जो विथ है वो उसने कितनी रखनी है? वो हमेशा वो 300 पिक्सल के बराबर ही रखेगा, ये देखिए, ठीक है? अब ये बॉर्डर बॉक्स बन चुका है, ठीक है? वो इसको पैडिंग भी मिल गई है। अब ये विथ को पैडिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? पैडिंग की वजह से विथ को इंक्रीज नहीं होने देगा, तो ये इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी ये बहुत ज़रूरी थी। अक्सर जो डिज़ाइनर या डेवलपर जो है इस चीज़ में आके उनको इश्यूज बन जाते हैं, ठीक है? उनकी डिज़ाइनिंग में चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं कि फ़र्ज़ करें उन्होंने एक पेज बनाया है जिसमें 300 पिक्सल के उसने उन्होंने लेफ्ट साइड का वो बना दिया मेन्यू बार, 500 पिक्सल का राइट साइड पे मेन्यू बार बना दिया, बाद में कहीं पे उन्होंने पैडिंग 1 पिक्सल भी बढ़ा दिया, तो जो राइट साइड वाली चीज़ है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है? तो आपने इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। बॉक्स साइज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, क्लियर है? अच्छा ये पैडिंग जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, आज का लेक्चर जो है फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। पैडिंग तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हाइट विथ बॉक्स मॉडल आउटलाइन ये टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नमाज का टाइम भी होने लगे। ठीक है।